है ना, पल्लव की जगह पल्लवास कर लेना, ठीक है, ज़्यादा मीनिंग जो है डिफरेंट नहीं मिलता। तो अब यहाँ समझिए बीच में कुछ स्पेस भी रह रहा है, तो इसको भी भरना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके राष्ट्रकूट। अब इनके जो मध्य हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जब आपको उत्तर भारत पढ़ाया था तो इनके मध्य नहीं चीज़ें नहीं बताई हो। कुछ राजाओं के बारे में मैंने बताया था, जैसे पुलकेशिन द्वितीय है, कौन था, चालुक्य नरेश था। किसके साथ संघर्ष चला था उसका, हर्षवर्धन के साथ, क्योंकि 6वीं शताब्दी इसी में आ जाएगी, 300 से इसके बीच में ही, है ना। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से हमें इनके टाइम पीरियड की जो जानकारी मिलती है वो 6वीं ईस्वी के बाद के ही जानकारी मिलती है। इससे पहले भी कुछ राजा आते हैं लेकिन उनके बारे में जो है हमें टाइम पीरियड नहीं मिलता है ना। ऐसा माना जाता है कि जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश की जो स्थापना करी थी, इसमें कुछ अलग अलग जो नाम है हमें देखने को मिलते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पर जो सिंह वर्मा है, सिंह वर्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये क्या थे, इसके फाउंडर थे, फाउंडर या जो संस्थापक थे वो कौन थे, सिंह वर्मा थे। लेकिन इनका जो है ऑथेंटिक जो सोर्स है वो हमें नहीं मिलता है और टाइम पीरियड भी इनका नहीं मिलता है, लेकिन मानते हैं, है ना। लेकिन जो सिंह विष्णु है, सिंह विष्णु क्या करते हैं, इसके वास्तविक संस्थापक होते हैं, रियल फाउंडर। ठीक है, वास्तविक संस्थापक जो होते हैं वो कौन होते हैं, सिंह विष्णु होते हैं। और सिंह विष्णु के टाइम से ही क्या है, हमें इस वंश की जो है टाइम पीरियड की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। लगभग जो है 645 से 50 के बाद में जो है ये शासन करना स्टार्ट करते हैं। 675 के लगभग जो है 25 साल तक जो है ये रूल करते हैं, कौन, सिंह विष्णु। ठीक है, और ये जो इनके टाइम पे जो जानकारी मिलती है तो उसके अनुसार जो इनकी राजधानी होती है वो राजधानी कौन सी होती है, पल्लव वंशों की जो राजधानी थी वो होती है काची, काची या काचीपुरम, है ना। काची या काचीपुरम जो है इनकी जानकारी मतलब राजधानी होती है, कैपिटल जो होती है। और यहीं पर जो है कुछ जो आज अगर हम बात करें तो ये जो स्थल हैं वो शिक्षा के लिए और धार्मिकता के आधार पर जो है काफ़ी फेमस जगह रही है ये। और एक नाम और लिख लीजिए काचीपुरम के साथ ही, मामल्लपुरम। जो मामल्लपुरम है, मामल्लपुरम जो जगह है वो क्या है, किसके लिए जानी जाती है, ज़्यादातर शिक्षा के लिए और धार्मिकता के आधार पर। बहुत सारे जो हिंदू मंदिर जो बनने स्टार्ट हुए हैं दक्षिण भारत के अंदर वो पल्लवों के टाइम पर ही स्टार्ट हुए हैं। जैसे हमने उत्तर भारत में पढ़े थे तो गुप्तों ने क्या किए थे, सबसे पहले जो मंदिर है नागर शैली के जो मंदिर बने हैं वो उसी टाइम से बने। लेकिन दक्षिण भारत में जो है मंदिर बनने स्टार्ट होते हैं वो पल्लव जो हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे जो मंदिर हैं वो बनवाते हैं और द्रविड़ शैली में। ठीक है, यहाँ पर जो है मंदिरों की जो शैली है उसका अलग से ही निर्माण होता है ना। दक्षिण में जो है वो द्रविड़ थी, उत्तर में नागर थी और डेक्कन में, मध्य में वेशर, है ना। मथुरा नहीं थी, कला थी मथुरा ना। अब इनके अलावा भी और भी शासन आते हैं पल्लवों में, जिनकी अगर हम बात करें तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद में नरसिंह वर्मन, ये भी प्रथम ही होते हैं। अब ये भाई साहब पहले थे, ये दूसरे आ जाएंगे, है ना। महेंद्र वर्मन सेकेंड, फिर यहाँ पर परमेश्वर साहब आ जाएंगे ना, फिर वापस जो है नरसिंह वर्मन,
ये आ जाएंगे सेकंड, है ना। तो मतलब इस तरह से जो है अंतिम राजा आप लिख लीजिए अपराजित वर्मन। पीछे दिखाई तो दे रहा है ना रेड? ठीक है, अपराजित जो वर्मन है, अरे बिल्कुल करेंगे। अब दिखाई दे रहा है? ज्यादा निकल गया? अरे यार ये भी आपदा है ना। चलिए अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, बता दिया करे, है ना, घर की बात है, कोई इशू नहीं है। अपराजित वर्मन कहाँ? अरे इस वाले को मैंने यहाँ लिख दिया है ना, ये वाला जो दिखाई नहीं दे रहा था पीछे वालों को, इसलिए मैंने अलग कलर से यहाँ लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर जो पल्लव है उसके अर्थ के बारे में समझ लेते हैं, और पल्लवों का जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, कहाँ से ये लोग आए हैं। तो इसके जो बारे में मिलता है वो अलग अलग जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरिकल जो जानकारी हमें मिलती है, तो वो अलग अलग जगह से बताते हैं इनके बारे में। किनके बारे में? पल्लवों के बारे में, क्योंकि ये दक्षिण भारत में जाकर बस गए थे, और पहले ऐसा मानते थे कि जो शक आए थे वो कहाँ आकर रुके थे? गुजरात वाले इलाके में। पार्थियन भी आए थे, पार्थियनों को क्या बोला गया था? पहलव, है ना। तो कुछ लोग जो हैं इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो पहलव जो हैं उन्हीं के ये वंशज हैं, यानी कि उन्हीं की जो शाखा है, उन्हीं के जो कुछ लोग हैं वो निकलकर दक्षिण की ओर बढ़ गए। कुछ ऐसा मानते हैं कि जो शक आए थे तो शकों के कुछ लोग थे वही दक्षिण में निकल गए। और कुछ लोग इनको क्या मानते हैं कि ये वाकाटक वंश और सातवाहन वंश दोनों के ही क्या थे? फ्यूडल थे। क्या थे? ये सामंत थे, है ना। तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं वो अलग अलग जानकारी देते हैं, लेकिन जो हमें रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, वो जूनागढ़ अभिलेख जो हमें जानकारी देता है वो किसके बारे में देता है? कि ये वाकाटक और सातवाहनों के ही क्या थे? सामंत हुआ करते हैं, क्योंकि सामंत जो सातवाहन वंश हमने पढ़ा है वो कहाँ पढ़ा है? दक्षिण में ही पढ़ा है, और वो वहीं पे रूल करता था, और उन्हीं के सामंत होते हैं। लेकिन जब इनकी शक्ति बढ़ जाती है और उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है तो सत्ता में कौन आ जाएंगे? पल्लव आ जाएंगे, है ना। तो ऐसी जो जानकारी है हमें मिलती है ना। चलिए लिखवा देते हैं, नहीं तो बोलने वाला तो चीजें क्या थी दिमाग में रहेगी या नहीं रहेगी, है ना, उड़ जाएगी थोड़ी देर बाद। उत्पत्ति के बारे में हम देख लेते हैं। जो पल्लव है, चेंज कर लेता हूं मैं। जो पल्लव है इसका जो अर्थ होता है लता। क्या है लता? पेड़ की लता ना, पत्तियां भी आप बोल सकते हैं इन्हें। क्या हुआ? लटा नहीं है, लता है। पता है, आवाज का तो बहाना होता है ना, वो खुद को ही बोलना होता है ना, तो वैसे ही बोल देते पीछे से आवाज आ रही है ना। ठीक है ना। एक तो इसका नाम जो है क्या होता है अर्थ? पत्तियां या लता। सेकंड जो अर्थ है, इसको आप गाय का जो गवाला होता है ना, अरे बछड़ा नहीं, गवाला, जो गाय को देख रेख करता है ना, पालने वाला, है ना, केयर टेकर। सही बात बताई। गाय को पालने वाला जो है उनको भी क्या बोलते हैं? पल्लवी बोलते हैं। जो दूध है उसको बांटने वाले हैं उनको भी क्या बोलते हैं? पल्लवी बोलते हैं, है ना। तो ये पल्लव शब्द के जो हैं अलग अलग मीन्स है ना। कोई आपसे तर्क वितर्क करे तो आप बता सकते हैं। हमें पालने वाला पालक, है ना। तो ये पल्लव जो है, हाँ एक और शब्द है
इसका अर्थ जो है चोर भी होता है। ठीक है, चोर भी जो है इसका अर्थ होता है पल्लव का। अब पल्लव जो है सामंत है, और सामंत की आदत क्या होती है? किसी की अच्छी चीज है, मान लीजिए आपके पास अच्छे आभूषण है, आपने उनसे ऋण लिया, लेकिन उसकी निगाह तो आपके आभूषण पे है, ऋण पे नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि इसको कैसे लेना है। वो कहेगा कुछ पैसे वैसे की आवश्यकता है आपको, आपने कहा कि आवश्यकता तो है, ठीक है तो आप ले लीजिए, क्यों दिक्कत है, आप बाद में चुकाते रहेंगे। लेकिन वो उसको उस लायक स्थिति में नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको जब तक वो आभूषण नहीं मिलेगा वो आपको ऋण तो दे देगा, लेकिन वो ऐसे टाइम पे मांगेगा जब आपके पास पैसे नहीं होंगे। फिर वो कहेंगे कि यार ऋण नहीं चुका सकते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास में जो आभूषण है वही आप हमें दे दीजिए, इससे हम अपनी भरपाई कर लेंगे, है ना। तो ऐसे जो है चीज़ें जो सामंत होते हैं, तो पल्लव भी क्या थे, पहले सामंत ही थे, हो सकता है इसलिए उनको चोर बोल दिया गया हो, लेकिन जो अर्थ है वो चोर भी मिलता है ना, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गया, इनके अर्थ है केवल, है ना। अब ये आए कहाँ से हैं, है ना, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अलग अलग जो हिस्टोरियन हैं जो इनका ओरिजिन मानते हैं, वो कुछ लोग मानते हैं ये पहलव के ही वंशज हैं। कौन थे पहलव या पार्थियन? गोंडो फर्निस कौन था? पढ़ाया था ना मैंने, जब आपको इंडो ग्रीक पढ़ाए थे, शक पढ़ाए थे, कुषाण पढ़ाए थे, उनमें एक पहलव भी पढ़ाया था। कहाँ के थे पहलव, कहाँ रूल किया इन्होंने? नॉर्थ साइड जगह का भी तो नाम होगा। ये भारत में रूल करने आए थे, लेकिन ये भारत के हिस्से में नहीं पहुंचे थे, है ना। ये जो आपका ईरान वाला सेक्टर है, ईरान वाला क्षेत्र है, थोड़ा उससे आगे ही बढ़ते हैं, अफगानिस्तान वाले रीजन तक ये पहुंचते हैं, और उसी में जो है रूल करते हैं पार्थियन या पहलव, है ना, पर्शिया वाले क्षेत्र में, इसीलिए इनको पहलव या पार्थियन बोला गया है ना। पार्शियन गल्फ भी आपने सुना होगा, क्योंकि पर्शिया जो है पहले का नाम किसका था, ईरान का ही था, है ना। तो उस वाली जो शाखा थी वही भारत की तरफ रूल करने आई थी। गोंडो फर्निस जो थे उसके प्रमुख शासक थे, इनके पार्थियनों के। तो ये कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये क्या है, किसके मतलब वंशज हैं, उन पहलवों के ही कुछ व्यक्ति हैं जो कि आकर भारत में रहने लग गए। लेकिन उत्तर भारत में क्या हो रहे थे आपस में, उस समय बहुत सारे युद्ध वगैरह चल रहे थे, तो ये शांति के लिए जो है भाई अब अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएं, उसके लिए ये दक्षिण भारत में चले जाते हैं, सदर्न इंडिया में चले जाते हैं, और अपने आप को क्या कर लेते हैं, धीरे धीरे इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और धीरे धीरे जो है ये बाद में ऐसा बोलते हैं कि भाई सातवाहनों के ही क्या हो जाते हैं, सामंत बन जाते हैं, क्योंकि आजीविका चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये बाद में वहीं क्या करते हैं, अपनी मजबूती करते हैं, और मजबूती करने के बाद में ही ये सत्ता में इंटर करते हैं। तो कुछ तो पहलव के मानते हैं, कुछ शकों के मानते हैं, है ना। शक जो है, शक शाखा भी कहाँ थी हमारी, गुजरात वाले रीजन में ही थी, वहीं पर उन्होंने रूल किया। लेकिन शकों के ऊपर भी क्या है, बार बार में आक्रमण होते गए, तो इन्होंने माना कि शकों के ही वंशज थे, जो बाद में दक्षिण की तरफ बढ़ गए। इसके अलावा जो हमारा रुद्रसेन का जो रुद्रदामन है ना, रुद्रसेन नहीं, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये हमें जानकारी देता है, इसका एक और नाम था गिरनार अभिलेख। ठीक है, तो जूनागढ़ जो इंक्रिप्शन है वो हमें क्या जानकारी देता है कि भाई ये क्या है, सातवाहनों के और वाकाटक वंशों के ही क्या थे, सामंत हुआ करते थे, ना। ये जो जानकारी मिलती है वो हमें जूनागढ़ इंक्रिप्शन से मिलती है। इनके बारे में एक तो वाकाटक के थे और सातवाहनों के, ना।
सातवाहनों के कहते हैं फ्यूडल थे, है ना, सामंत थे। तो ये क्या हो गई, इनकी उत्पत्ति हो गई। उत्पत्ति हो गई, कहाँ से आए भाई, अलग अलग मिलता है हालांकि, पर हमको पता लग गया कि इनके इनके बारे में मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है ना। तो उससे क्या है, बेसिक जो आइडिया है वो हमें हो जाए। तो समझाने वाली चीज़ें तो यही थी, बाकी जो है आपको पीडीएफ में दिखा दिया जाए कुछ नया, है ना। चलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि जो राजा है यहाँ आप रेड कलर में जो देख पा रहे होंगे वो पल्लवों की टेरिटरी थी। 645 ईस्वी का जो है टाइम पीरियड था, उसी समय से जो है हमें इनके टाइम पीरियड की जो जानकारी है वह मिलती है। और कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी से लेकर आपके जो दक्षिण में कावेरी नदी है, कावेरी नदी तक जो है इनका शासन हुआ करता था। किनका? पल्लवों का, है ना। ये वाला जो रीजन है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ध्यान से देखना ना, जो जो बताऊं। देखो ये आपकी कौन सी नदी है, यहाँ पर कृष्णा। कहाँ से निकली है कृष्णा? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर श्रेणी से, है ना। तो ये जो आपका जो शासन किया था इन्होंने, किन्होंने? पल्लवों ने, वो इस वाले क्षेत्र में शासन किया था। और जो कांची है या कांचीपुरम जो है, इन्होंने इसको राजधानी बनाया है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई आपकी भौगोलिक स्थिति इनकी कहाँ थी, ज्योग्राफिकल जो इनकी जगह है वो हमने जान ली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस वंश के जो राजवंश थे, ये वाले हैं, क्योंकि उत्तर वाले में भी कौन थे उस टाइम, है ना। क्योंकि मैंने ये आधा बनाया है, अगर चाहे तो आप इसको पूरा भी बना सकते हैं। उत्तर भारत में कौन कौन से राजवंश थे वो आप सब जान चुके हो, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा। गुजरात में कौन से थे? गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी या चालुक्य उनको हमने बोला था। इसके अलावा राजस्थान में चौहान, दक्षिण में दक्षिण की नहीं, सॉरी, दिल्ली में तोमर वंश। दिल्ली के बगल से हम आते हैं कन्नौज वाले में, वहाँ एक तो ये आपको 600 में तो कौन मिलेगा, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था, तो वर्धन वंश के बाद में कौन आते हैं? वर्धन के बाद में जो है वहाँ गहेड़वाल भी होते हैं। गहेड़वालों के अलावा जो हमने त्रिपक्षीय जो कन्नौज का जब संघर्ष बढ़ा था, पाल वंश का भी शासन होता था। पाल वंश जो है वो कहाँ तक था? बंगाल में भी था। अगर बंगाल के नीचे की अगर हम बात करें तो उधर कौन कौन से आ जाएंगे? आपका जो कलिंग के थोड़ा नीचे से चलोगे तो काकतीय, है ना। काकतियों के बाद में आप थोड़ा इधर आइए तो उसमें हमने वाकाटक को पढ़ा है, क्योंकि नर्मदा जो नदी है उसके जो नीचे का क्षेत्र था किसका था? वाकाटकों का था। वाकाटकों के अगर बगल से अगर बात करें हम पूर्वी की, क्या राष्ट्रकूट ही तो आ जाएंगे, क्योंकि देखो मालवा का तो अपना जो नर्मदा नदी है उसके ऊपर उनका ही अधिकार था, है ना। मालवा वाले जो थे भोज, जिसमें हमने भोज परमार वंश का पढ़ा था, तो उसमें जो है मालवा वाले क्षेत्र में भोज थे। आपका जबलपुर वाला जो है त्रिपुरी, वहाँ पर कौन थे?
कलचुरी थे, उसमें भी हमने उत्तर भारत के जब पढ़े थे तो मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला रीजन था वहाँ चंदेल थे, है ना। तो इस तरह से जो है उत्तर वाले जो हैं उसका भी आप मैप बना सकते हो, तो आपको क्या है वो अच्छे से रट जाएगा ना। ये आपके इस वंश के शासक हैं, टाइम पीरियड लिखा हुआ है क्योंकि इनका टाइम पीरियड थोड़ा मुझे मिल गया था इसलिए मैंने लिख दिया है ना। कुछ जो राजा हैं इनमें टाइम पीरियड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि थोड़े समय कम समय के लिए वो आते हैं, थोड़ा रूल कर पाते हैं। बाकी जो हैं जिन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया है उनका मैंने लिख लिया है ना। तो ये अपराजित वर्मन जो होते हैं ये कौन होते हैं, लास्ट रूल करने वाले जो शासक हैं वो कौन होते हैं, अपराजित वर्मन होते हैं। और महेंद्र वर्मन जो हैं इन्हीं को ही कहीं ना कहीं जो है सिंह विष्णु जो है उनको रियल फाउंडर बोला जाता है। बाद में ये महेंद्र वर्मन से क्या है रूल करना जो है स्टार्ट कर देते हैं, है ना। बीच वालों को याद रखो तो रख लेना क्योंकि नाम तो एक जैसे हैं, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। पहले महेंद्र वर्मन आएंगे, फिर नरसिंह वर्मन, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड आ जाएंगे, फिर परमेश्वर वर्मन, ठीक है, फिर नरसिंह वर्मन सेकंड आ जाएंगे, फिर नंदी वर्मन, है ना, फिर अपराजित वर्मन, है ना। तो नाम रटने में जो है आप एक दो बार याद करेंगे हो जाएंगे ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, नाम एक जैसे क्यों रखते हैं, सूर्यवंशम मूवी देखिए, उसके दादा का क्या नाम रहता है, भानु प्रताप। तो हीरा को पिता बहुत पसंद थे तो उन्होंने भी अपने बेटे का नाम भानु प्रताप रख दिया। तो भानु, हाँ, ये जरूरी है कि ये इनके जो है राजा वगैरह होते हैं इनके थोड़े ज़्यादा मिलते हैं ना, सेकंड भी मिल जाते हैं, थर्ड भी मिल जाते हैं, फोर भी मिल जाते हैं। आगे बढ़े। ये आपका जो है महेंद्र वर्मन ने एक मंदिर बनवाया था महाबलीपुरम में। उस मंदिर की जो तस्वीर है वहाँ पर जो है बराह मंदिर, जो बराह अवतार है विष्णु का, उसी का जो है मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर, महाबलीपुरम, है ना। ये आपका जो मामल्लपुरम है उसको ही महाबलीपुरम भी बोला जाता है। इसके अलावा जो कांचीपुरम है वो जो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, उससे लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर, है ना। कौन सा है, बराह मंदिर, जो किसके द्वारा निर्मित है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा ना। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा काम बिगड़ सकता है ना। एग्जामिनर वही देखेगा, वो और चीज़ों को नहीं देखेगा किसने बनवाया है ना। तो फर्स्ट सेकंड का जो थोड़ा है ध्यान रखना है आपको ना। यहाँ की जो भाषाएं थी, क्योंकि इस समय क्या था दक्षिण में, तो कौन सी चल रही होगी, थोड़ा दिमाग से सोचो, वहाँ मत देखना थोड़ा, है ना। जो दक्षिण है, दक्षिण में उस समय कौन सी भाषा चल रही होगी भाई, तमिल तो मिलेगी क्योंकि तमिलनाडु वाला एरिया है ना। उसके भी अलावा उस समय संस्कृत थी, है ना। संस्कृत और तमिल जो भाषा थी उसी में यहाँ पर साहित्य लिखे गए हैं। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है, महेंद्र वर्मन के ही दरबार में रहता था, नाम ध्यान से निकल गया है, मैं देख लेता हूँ ना, भारवी, है ना। तो भारवी जो है इनके ही दरबारी कवि होते हैं, किसके, महेंद्र वर्मन के, ना। अरे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो जो महेंद्र वर्मन है इनके ही दरबार में कौन होते हैं, भारवी होते हैं। जो ये लेखक हैं ये एक ग्रंथ लिखते हैं, कौन सा, किरातु अर्जुनियम, है ना, किरातु अर्जुनियम, है ना, किरातु, किरात लिख लीजिए ना, किरात, है ना, ठीक है। तो ये क्या है, उस समय ग्रंथ लिखते हैं किरातो अर्जुनियम, है ना। तो इसके लेखक जो हैं वो कौन होते हैं,
बाहर भी होते हैं, और ये किसके दरबार में रहते हैं? महेंद्र वर्मन के दरबार में रहते हैं। ये जो पल्लव हैं, तो ये जो वंशज मानते हैं कि भाई हम किस वंश से हुए हैं, किससे नहीं हुए हैं, तो ब्राह्मण वंश से जो है सिंह विष्णु या, हाँ सॉरी है ना, महेंद्र वर्मन के टाइम पे नहीं, महेंद्र वर्मन तो क्या है इस समय के राजा होते हैं पालों के, लेकिन ये जो सिंह विष्णु थे जो इनके पहले ही आ जाते हैं, है ना, उनके दरबार में रहते थे। क्या? हाँ ये सिंह विष्णु के में है ना, मिस्टेक हो गया, महेंद्र वर्मन बार बार में निकल रहा था ना। ठीक है, इसके अलावा ये वाले जो हैं फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके बारे में हमने जान लिया है। लेकिन जो इनके संघर्ष हैं, अब देखो भाई साथ साथ में रूल करेंगे तो संघर्ष तो चलेंगे ही चलेंगे। तो ये जो दक्षिण वाले भारत के जो राज्य हैं उनमें चोल चेर पांड्य तो वो होते ही है, तो वो भी क्या करते हैं, इन पे अटैक करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ क्या थी, उतनी वो पावरफुल उस समय नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको भी कुछ चीज़ें जो हैं उनके पास इतने जो रिसोर्स उस समय नहीं थे, है ना, लेकिन वो बाद में वो भी क्या करते हैं, इस्टेब्लिश अच्छे से हो जाते हैं, तो वो रूल करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है इनकी जो राष्ट्रकूटों की शक्तियाँ थी वो बढ़ गई थी, और इसके अलावा जो चालुक्य हैं, चालुक्यों की भी शक्तियाँ क्या थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। क्योंकि जब राष्ट्रकूट को हम पढ़ेंगे तो वातापी जो एक जगह है कर्नाटक में, वहीं से क्या होता है, इनका उद्भव होता है। लेकिन बाद में इनमें भी मतभेद हो जाते हैं। तो मतभेद हो जाने के कारण एक तो उड़ीसा वाला आपका क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का जो ऊपर वाला भाग है उस वाले क्षेत्र में जाकर बसने लग जाते हैं, एक जो है आपका कर्नाटक वाले में रहता है, और एक कर्नाटक से जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जाकर रहने लग जाते हैं। तो चालुक्य भी इस वजह से इस तरह से रहते हैं, और खुद चालुक्य भी लड़ने लग गए इस वजह से, है ना, उनके मध्य भी क्या होने लग गए, संघर्ष होने लग गए। इसके अलावा जो पल्लव हैं, पल्लवों के जो युद्ध हैं वो राष्ट्रकूटों के साथ भी होते हैं, ठीक है, और चालुक्यों के भी साथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, फिर उनकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाती है ना, उनका पतन जो है वो शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है चालुक्य और पल्लवों के मध्य क्या है, संघर्ष चलते रहते थे, है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल किसके, सिंह विष्णु के ना। तो इनका जो शासन है वो कब से कब तक चलता है, 575 से 600 ईस्वी तक, है ना। और 600 ईस्वी के बाद में जो है महेंद्र वर्मन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो इनके बारे में भी आप लिख सकते हो, है ना, जो मैं बता चुका हूँ सिंह विष्णु के बारे में, बाहर भी रहते थे इनके दरबार में। हाँ, इनकी दो उपाधियाँ हैं, पोतरायण और अवंती सिंह, है ना, अवनी सिंह। पोतरायण और अवनी सिंह जो है इन्होंने दो उपाधियां धारण करी थी, किसने, सिंह विष्णु ने। उनके बाद में आते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनके बारे में काफी अधिक मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो जिस व्यक्ति की विशेषताएं होती है उसके बारे में फिर उतना ही मिलता है। तो ये अच्छे गायक कलाकार भी थे, संगीतज्ञ थे, अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे, पोइट भी थे, अच्छे अच्छे ड्रामा भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे, ड्रामिस्ट भी थे, है ना। और उसके अलावा जो है इन्होंने पेंटिंगें भी हैं, उस समय काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है। और यहाँ की जो विशेषता थी, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वहाँ पर जो चित्रकारी के जो साक्ष्य मतलब स्टार्ट हुए थे, जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति तो बना दी, लेकिन उसमें कलर कैसा भरना है ना, ताकि वो लंबे समय तक रहे। क्योंकि उस समय जो प्राकृतिक नेचुरल जो कलर्स होते हैं वो कलरों की क्या है, धीरे धीरे जो है उनको बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि उधर हम देखते हैं गुप्तों को भी, तो वो भी साइंस टेक में उनकी भी काफ़ी भागीदारी होती है। आर्यभट्ट आते हैं, जीरो की खोज कर देते हैं, है ना। इसके अलावा खगोल शास्त्र जो है उसमें भी वो काफ़ी प्रगति, वो महानता हासिल करते हैं। इसके अलावा जो आपने देखा होगा मेरोल स्तंभ, तो उसमें कुछ केमिकलों का वो ऐसा यूज़ करते हैं कि वो अभी तक ही जंग नहीं लग रही है। तो काफ़ी जो चीज़ें थी, जैसा उत्तर में चल रहा था वैसा दक्षिण वाले भी उसको कर रहे थे। लेकिन दक्षिण वालों के जो है प्रचलित जो चीज़ें हैं वो अगर हम दक्षिणों को अलग से पढ़ते हैं तभी जाके उनके बारे में पता लगता है। उत्तर वालों के बारे में हमें इसलिए पता रहता है क्योंकि बार बार में इनके नाम वगैरह हम सुनते रहते थे, दादा परदादा जो है इनको अच्छी तरह से क्योंकि जानते थे, इनकी स्टोरियाँ जो है वो उनको कहीं ना कहीं काफ़ी उत्साह करती थी, है ना, उपन्यास वगैरह। तो कहीं ना कहीं जो दक्षिण वालों के जो जानकारियाँ हैं वो थोड़ी हमें कुछ ही पुस्तकों में जो मिलती है और थोड़ा कम मिलती है। तो इस वजह से जो है इनकी जो चीज़ें हैं
क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा वो इनके स्थापत्य कला से या फिर जो भी चित्र वगैरह हो सकते हैं, है ना, आर्किटेक्चर और पेंटिंग वगैरह, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। जबकि एमपीपीएससी तो कण्व वंश के बारे में और मौखरी वंश के बारे में पूछ भी चुका है 3-3 नंबरों में। अब वो 3 नंबरों में आपको लिखना क्या है, आप जानो आपके, है ना, जो भी आपको अच्छे फैक्ट लिखे वो आप उसमें लिख देना 3 नंबरों। तो यहाँ पर जो है इनके दरबार में रहते थे रुद्राचार्य, है ना, किसके बारे में, किसके दरबार में, महेंद्र वर्मन के दरबार में ना। तो ये एक पुस्तक लिखते हैं मत विलास प्रहसन, ठीक है। और मत विलास प्रसन्न का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें कुछ जो जानकारियां देते हैं, जैसे हमने कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा था, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, किसके बारे में भाई, राजा का जो सप्तांग सिद्धांत भी हमने पढ़ा था कि राजा शासन कैसा करना चाहिए, राजा को किस किस तरह से बातों का ध्यान रखना चाहिए शासन करते वक्त, है ना। उसमें वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो उसी तरह से जो है वहाँ प्रशासन कैसा होता था। तो वो सारी जो जानकारियाँ हैं दक्षिण भारत के अंदर जो मिलती है वो किससे मिलती है हमें, रुद्राचार्य के मत विलास प्रसन्न से। तो इस समय की जो चीज़ें हैं, जैसे वहाँ की जुडिशियल जो आप कह लीजिए, जैसे आज हम पढ़ते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उन विभागों की जो स्थापना या फिर जो संस्था है उनकी स्थापना की गई है। तो उसी तरह से जो है वहाँ के कौन कौन से विभाग थे उसकी जो जानकारी मिलती है वो इससे ही मिलती है हमें, है ना, किससे, मत विलास प्रशासन। इसके अलावा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से रूल करते, मतलब चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन में सारा आ जाएगा प्रशासन में कि वहाँ पर सैन्य व्यवस्था कैसी थी, है ना। इसके अलावा वहाँ पर भूमि से संबंधित या राजस्व से संबंधित कैसे कानून बने हुए थे, है ना, तो वो सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पर बुद्ध होते हैं उस समय, तो ये जो राजा होता है कौन, महेंद्र वर्मन, है ना, तो इसके बारे में मिलता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में कि उस समय जो है बौद्ध धर्म जो जब दक्षिण की ओर ये जाते हैं तो जो कापालिक होते हैं उनका कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। और ये खुद जो है शैव संप्रदाय के जो मानने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलेंगे शैव धर्म को मानने वाले ज़्यादा मिलेंगे, और शिव जी के जो मंदिर है वो भी आपको ज़्यादातर जो है दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो विष्णु को भी ये मानते थे, इसके अलावा ये शिव को मानते थे, और जैन धर्म पर ये जो है विश्वास करते थे, ठीक है। अप्पार हैं, अप्पार भी एक व्यक्ति होते हैं, एक आप कह लीजिए जो हिंदू धर्म में कोई ऋषि मुनि जैसे होते हैं उसी तरह से एक अप्पार नाम के एक व्यक्ति होते हैं। तो वही क्या करते हैं, इसको प्रेरित करते हैं, किसको, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को, कि आप क्या करो शैव धर्म को अपना लीजिए, है ना। तो ये बाद में जो है शैव धर्म को क्या है धारण कर लेते हैं ना अप्पार। हाँ क्या, कापालिक बौद्ध, देखिए हीनयान महायान तो उनकी शाखाएं थी, है ना। अभी क्या, थोड़ा जोर से बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब कापालिक जो है हमने देखा था जब शैव धर्म हमने पढ़ा था, तो शैव धर्म में तो कापालिक कौन होते थे, जो व्यक्ति की जो खोपड़ी होती है उनमें वो सूरापान करे, जल ग्रहण करे, है ना। तो यहाँ पर जो है जो बौद्ध संप्रदाय है, बौद्ध धर्म है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो भिक्षु होते थे, है ना, कुछ लोग ऐसा मानते थे कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके सिद्धांत थोड़े अलग अलग होते थे। तो जैसे हीनयान और महायान आता है वो भी बाद में कुछ अलग अलग जो है उनकी विचारधारा हो जाती है, तो उसी में से निकल कर आते हैं कापालिक, ठीक है। आपको मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था, तो उसमें आप थोड़ा पढ़ के देखना उसको दोबारा पीडीएफ को, उसमें आपको मिल जाएगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इनकी जो कुछ उपाधियां हैं किसकी, महेंद्र वर्मन की, है ना।
एक तो महेंद्र विक्रम है, ठीक है, साधारण सी उपाधि है। लेकिन जो चेतकारी उपाधि दी गई है, चेतकारी उपाधि इसलिए दी गई है इनको क्योंकि यहाँ पर जो जैसे हमने देखा था चैत्य होते हैं ना, क्या होते हैं चैत्य? हाँ, जो बिहार है उसमें जो भिक्षु रहते हैं वो निवास करते हैं, और चैत्य एक मंदिर होता है या गर्भगृह जिसको हम बोलते हैं कि वो इसमें जो मूर्ति विराजमान हो उस जगह को। तो यहाँ के जो मंदिर मिलते हैं दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाने की जो कला है, जिसमें जो मुख्य मंदिर या फिर मुख्य जो मूर्ति होती थी उसकी जहाँ स्थापना करी जाती थी उस जगह को बोला जाता था चैत्य। तो वो सबसे पहले जो स्टार्ट हुई है दक्षिण भारत में वो इसी समय हुई है ना। यानी कि जो मुख्य जो मूर्ति होती थी उस मुख्य मूर्ति की जो स्थापना करते हैं उसी जगह को बोला जाता था चैत्य। जिसमें अगर हम साधारण घर की अगर बात करें तो घर में एक कमरा हम इसलिए रखते हैं ताकि उसमें पूजा पाठ हम कर सके, है ना, कोई भी व्यक्ति जो है उपासना वहाँ कर सके जाकर। तो वो क्या है, एक अलग जगह हो गई, है ना। तो इसी तरह से जो है चैत्यकारी जो है इसको बोला गया है क्योंकि इसी के समय पर जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पे ही अलग मंदिर निर्माण की जो कला है वो डेवलप होते है चैत्यकारी, है ना। द्रविड़ में ही थे हालांकि ये। गुणधर की भी होती है, मत विलास की। इसके अलावा जो है पुट्ट कोई, ये क्या है, एक अभिलेख है। तो इससे क्या है, हमें किसके बारे में पता लगता है कि जो महेंद्र वर्मन है वो संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ मतलब संगीत की जो जानकारी है उसको काफ़ी अच्छी थी, गायक जो था उसमें वो रुचि लेता था, है ना। इसके अलावा जो जैनेन्द्री एक जैन मंदिर है, तो ये जैन मंदिर जो है इसमें इसके जो पूरा परिवार था महेंद्र वर्मन का, उस महेंद्र वर्मन के सारे परिवार की क्या थी, लोगों की तस्वीर हुआ करती थी मंदिर के अंदर, है ना। जो मान लीजिए जैसे मंदिर बनाया है, अब उस मंदिर पे जैसे पहले क्या करते थे, कुछ पत्थरों की मूर्तियां बना देते थे। तो इनके टाइम पे क्या किया, इनके जो सारे परिवार के जो सदस्य थे उन सदस्यों की जो मूर्तियां हैं वो उस पर भी जो दीवार है भित्ति जो मतलब जो मंदिर की जो दीवारें होती है उस दीवारों पर एक भित्ति चित्र की तरह वो बनाई गई थी, है ना। पूरे परिवार की तस्वीरें, मतलब पूरी फैमिली। देखो जैसे भाई ये मान लीजिए इसको मंदिर मान लीजिए, अब इसमें किसी एक व्यक्ति का जो परिवार है उस परिवार के सभी सदस्यों की क्या कर दी, मूर्तियां बना दी। अब परिवार में सभी आ जाएंगे, महिला नहीं आएगी क्या, महिलाओं को अलग थोड़ी रखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये क्या था, जैन मंदिर था। लेकिन इस जैन मंदिर में भाई मंदिर तो कैसा था, जैन मंदिर था, लेकिन उस जैन मंदिर में उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भी मूर्तियां लगवा दी गई। ये तमिलनाडु के अंदर ही है ना, जो जैन मंदिर है तमिलनाडु के अंदर है, हाँ अंदर है ना। हाँ बिल्कुल बना हुआ है ना। कभी घूमने जाओ तमिलनाडु तो हो या ना, ठीक है, अभी भी बना हुआ है। हाँ, इसके अलावा बाद में आते हैं नरसिंह वर्मन, ठीक है। हाँ, ये सारी उपाधियां ही है। देखो एक तो ये महेंद्र विक्रम की भी उपाधि है, चेतकारी की उपाधि है, महेश्वर की और गुणधर की। ये मत विलास की नहीं है, सॉरी मत विलास की भी है, पुटकोई की नहीं है, ये तो अभिलेख है ना। कौन सा वाला का, ये रहा ना पुटकोटई, ये पुटकोई जो है, हाँ ये पुटकोटई अभिलेख है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि भाई जो महेंद्र वर्मन था वो संगीत प्रेमी था, है ना। जैसे हमें समुद्रगुप्त के बारे में उसके सिक्कों से पता लगता है ना, वीणा बजाते हुए उसको दिखाया गया है ना। जिस तरह से जो पुटकोई अभिलेख है उस पर मेंशन हुआ है कि भाई ये काफ़ी जो संगीत है उसमें रुचि रखता था ना। इनके बाद में आ जाते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना, सेकंड नहीं है, इसका जरूर आप ध्यान रखना, फर्स्ट है। ये महामल्ल की उपाधि धारण करते हैं, और महामल्ल कौन होते हैं, जो बड़े बड़े पहलवान लोग होते हैं वो, है ना। तो काफ़ी जो है वीर व्यक्ति थे, काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी शौर्य, काफ़ी साहस इनके अंदर था। तो ये जो है एक उपाधि धारण करते हैं किसकी, महामल्ल की, है ना। वातापी कुंड की और महाराजा की जो उपाधि है ये भी धारण करते हैं ना। क्या वातापी कुंड, देखो भाई उस समय जो क्षेत्र है कर्नाटक वाला उसको भी अपने अंडर में कर लेते हैं, मतलब जीतते हैं, है ना। क्योंकि उस समय क्या थे, संघर्ष तो इनके चलते रहते हैं।
तो ये क्या करते हैं, उस क्षेत्र को भी अपने अंडर में कर लेते हैं, तो उसको जब जीतते हैं तो ये अलग एक उपाधि जो है धारण कर लेते हैं। वातापी कोंड की जो उपाधि है उस समय ये लेते हैं, है ना। महाराज की तो उपाधि, महाराजा की तो महाराजा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। आगे जो है मल्लिकार्जुन मंदिर, ये भी आपका जो है, जब ये पुलकेशन द्वितीय से उसमें युद्ध होता है इनके साथ, है ना, और इसमें श्रीलंका का जो है एक राजा होता है, उससे भी हेल्प लेते हैं, किसको हराने के लिए, पुलकेशिन द्वितीय को हराने के लिए। तो उस समय भी एक ये मंदिर का निर्माण करवाते हैं जीतने के बाद, है ना। जीतने के बाद जो मंदिर बनवाते हैं वो मल्लिकार्जुन मंदिर। तो इसमें एक जो है विजय स्तंभ जो है उसकी स्थापना करवाते हैं। विजय स्तंभ का मतलब मैं बता चुका हूँ पहले, जब भी कोई शासक होता था, कोई विजय करके आता था, तो एक पिलर बनवा देता था और उस पर लिखवा देता था कि मैंने उनसे लड़ाई करी तो मैं उसमें जीतता था। पता है, वो भी एक मोटिवेशन ही होता है ना। कभी भी आएगा जाएगा तो देखेगा कि हाँ ये इतने राजाओं को मैंने जीत रखा है ना। तो उससे क्या होता है, एक तरह से एनर्जी हमें मिलती है ना। दूसरे लोग उसके बारे में पढ़े तो जाने कि हाँ कितना प्रतापी राजा रहा है। कौन? वो तो उसकी मन मर्जी है, चाहे तो तुड़वा भी सकता है, चाहे नहीं भी तुड़वाए, है ना। वो तो देखो, जैसे अभी मान लीजिए हम देखते हैं कि बाहरी व्यक्ति हमारे यहाँ पर आक्रमण करते हैं तो हिंदू मंदिरों को ही तुड़वा देते हैं। इसीलिए बाहरी आक्रमण शुक्र माने कि वो दक्षिण तक नहीं गए, नहीं तो वो दक्षिण वालों को भी तुड़वा देते, है ना। वो तो बढ़िया जो उत्तर भारत तक ही वो रहे, है ना। बाद में जैसे अकबर के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा विस्तार कर लेते, तो अकबर तो क्या था, सहिष्णु था, तो उसने बने रहने दिया कि यार उत्तर वालों को ही खूब कर लिया, दक्षिण वालों को बना रहने दो, फिर वो दोबारा बनवाने पड़ेंगे, क्या फ़ायदा। तो अकबर ने बहुत सारे हिंदू मंदिर भी बनवाए, है ना। बिल्कुल, हाँ वो भी तो। अब देखो, जब पावरफुल भिड़ते हैं तो क्या होता है, वो अपना नुकसान नहीं करेंगे, वो क्या कर लेंगे, फिर फ्रेंडशिप ही कर लेंगे कि बढ़िया है यार, दोनों लड़ेंगे, क्या फायदा, नुकसान दोनों का होगा, सेना दोनों की मरेगी, धन भी बहुत लगेगा, इससे बढ़िया है कि मित्रता ही कर ली जाए, है ना। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, खुद नहीं लड़ते हैं, तो दूसरों को लड़वाते हैं, छोटे मोटों को लड़वाओ, है ना। तो यहाँ मल्लिकार्जुन जो मंदिर है, इसमें कौन सा है, विजय स्तंभ है, उसकी स्थापना किसने करी थी, जो नरसिंह वर्मन है उसने, है ना, नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना। हाँ, पंचरत्न, हाँ, अच्छा, उसकी मुझे जानकारी नहीं है ना, मैंने नहीं पढ़ा है। हाँ, तो अगर देख लेंगे उसको ना। आगे बढ़े, ठीक है। महेंद्र वर्मन जो सेकंड है, ज़्यादा समय तक नहीं रुकते हैं, ज़्यादा कुछ इनके बारे में मिला नहीं है। ये आपका मंदिर है जिसमें विजय स्तंभ बना हुआ है, ये आपका जो है विजय स्तंभ है ना, समझ गए। हाँ, ये अभी भी ऐसा ही है, पहले नहीं, अभी भी ऐसा ही है ना, अभी तक भी बचा हुआ है ना। क्योंकि कुछ इमारतें थी उनको बनवाते इतनी मजबूती से कि आज भी वो अच्छी बनी हुई है ना। काफ़ी जो जैसे कुछ हमारी जो एजेंसियां होती है जो उसको सुरक्षित रखती है ना, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो वो भी क्या करता है, पुरातात्विक साक्ष्य जुटाने के लिए क्या है, जो मंदिर वगैरह होते हैं उनको थोड़ा अच्छे से रखें, है ना। काफ़ी जो है विभाग भी है। तो ये जो है आपका मल्लिकार्जुन वाला जो है मंदिर है ना, ठीक है, जिसमें विजय स्तंभ को भी दिखाया गया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को स्टैंड होता है ना ये भाई। देखो
पिलर ऐसे तो रुक नहीं जाएगा, जैसे डाइस है, डाइस के लिए भी देखो नीचे बना हुआ है ना स्टैंड, इसी तरह से होता था ना। और बाकी जो है ये पूरा पिलर होता था ना। तो मंदिर के बाद में जो पिलर वगैरह जो है वो इसमें लगवाता है ना। तो बहुत सारे जो हेरिटेज साइट हैं उनको क्या है संरक्षित किया गया है। इसके बाद में आते हैं परमेश्वर वर्मन, है ना। इनको विद्या विनीत की जो है उपाधि इनको दी गई है। इसके अलावा इन्होंने भी एक मंदिर बनवाया मामल्लपुरम में, गणेश मंदिर, है ना। जो गणेश मंदिर है ये कहाँ है, मामल्लपुरम में ही है। और जो मामल्लपुरम नाम से एक आपको यहाँ एक बंदरगाह भी मिलेगा। तो ये उस बंदरगाह से क्या करते थे, निर्यात आयात भी करते थे, ट्रेड उसी से होता था इनका, है ना। तो ट्रेड जो है, इसके अलावा हम जो दक्षिण वाले जो हैं चोल चेर पांडे पढ़ेंगे, तो उनमें जो है चोलों की जो सेना थी वो इतनी पावरफुल थी। सबसे पहले नौसेना जो है वो वही नेवी का जो है वही आविष्कार करते हैं, है ना। आप देख लीजिए, क्योंकि उत्तर वालों को तो आवश्यकता पड़ी ही नहीं, है ना। और दक्षिण भारत में क्या हो रहे थे, पल्लव जैसे व्यक्ति थे, तो लूटपाट भी मचाते थे। तो उनसे कैसे ना कैसे तो बचना पड़ेगा, तो उनको क्या करनी पड़ती है, फिर नेवी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। क्योंकि हमारा तो ट्रेड होगा, अगर ट्रेड नहीं होगा तो हमारी तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी, है ना। इसलिए जो है वो नेवी पर जो है पहली बार ध्यान देते हैं। इसके बाद में जो है नरसिंह वर्मन सेकेंड आते हैं। तो ये नदर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में दोनों में ही क्या होते हैं, ये रूल करते हैं। लेकिन इनके जो युद्ध हैं वो चालुक्यों से चलते रहते हैं, पल्लवा के, है ना। शंकर भक्त थे, शिव के भक्त थे। तो ये कुछ उपाधियां ये लेते हैं, है ना। कुछ डाउट आ रहा है बता दिया करें ना। इसके अलावा इन्होंने जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनके टाइम पे थोड़े ठीक ठाक थे। क्योंकि ये चीन जो है उस समय चीन में क्या करते हैं, एम्बेसडर भी भेजते हैं। कुछ एम्बेसडर वहाँ से दक्षिण में भी जाते हैं। हैंसोंग जो होते हैं वो भी दक्षिण का दौरा करते हैं इस समय, क्योंकि उत्तर में हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। तो हैंसोंग ने सोचा कि यहाँ तक तो आए गए हैं, क्यों ना दक्षिण भी घूमा जाए। तो वो दक्षिण भारत की ओर भी जाते हैं। तो वो किसके टाइम पे जाते हैं, पल्लवों के भी नहीं, राजा का नाम याद रखो अब यहाँ पर, नरसिंह वर्मन सेकेंड, है ना। नरसिंह वर्मन सेकेंड है, परमेश्वर नहीं है, फिर भी कंफ्यूज मत होइए, है ना। राजा कब निकल गए पता नहीं चल रहा है ना। इसलिए मैं पीडीएफ से थोड़ा जो है पढ़ाने में मुझे थोड़ा लगता है, लेकिन क्या करूँ, मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। एक वंश में 2 दिन लग जाएंगे इसे पढ़ाएंगे तो, है ना। थोड़ा जो है चीज़ों को लिख लिया करें, तो कुछ जो बिंदु हैं वो याद रह जाते हैं ना, और कंफ्यूजन भी नहीं होता। ठीक है। तो इनके टाइम पे क्या होते हैं, इनके जो संबंध है वो चाइना से काफ़ी अच्छे होते हैं। ये एम्बेसडर भी भेजते हैं और कुछ एम्बेसडर यहाँ पर भी आते हैं। इसके अलावा ये जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके लिए एक अलग से ही क्या करते हैं, विहार बनवाते हैं। उनके ठहरने की, रहने की, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो वहाँ हो सके, तो उसको एक नाम दिया गया है गंगई कोंडपुरम। ठीक है। गंगई जो कोंडपुरम है ये क्या होता था, एक भव्य एक इमारत थी जो कि किसने बनवाई थी, नरसिंह वर्मन सेकेंड के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर, तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है। अभी भी है ये, है ना। बौद्ध एक मठ टाइप का बोल लीजिए, क्योंकि हिंदू मंदिर, हिंदुओं के बारे में तो अपन मठ यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ बिहार यूज करते हैं, है ना। वही है मठ जहाँ पर रहने की व्यवस्था है। ठीक है। अब देखो राजा महाराजा क्या कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसी तरह से जब हम चोल चेर पांडे को पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होती है, संगतियाँ होती है। भाई जब संगम एज है, संगम एज ही इसलिए बोला गया है, 3 संगतियाँ होती है। तो उनके भी रहने के लिए, खाने पीने के लिए, ठहरने के लिए सारी जो व्यवस्था है वो उस समय के राजा ही करते थे। क्योंकि दूर दूर से व्यक्ति आते थे, लेखक आते थे, कवि आते थे, वो फिर ग्रंथ लिखते थे बड़े बड़े, सभी मिलकर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहीं से क्या है, इनकी जो सत्ता है वो धीरे धीरे, इसका जो डिक्लाइन होता है वो नरेंद्र वर्मन सेकेंड से ही होना स्टार्ट हो जाता है ना। फिर बाद में जो है इनके शासन जो है कुछ समय थोड़े कम समय के लिए ये शासन करते हैं, और बाद में जो है इनका जो कहीं ना कहीं पतन तो होता है। लेकिन इसमें जो नंदी वर्मन थर्ड आते हैं, ये क्या करते हैं, फिर बाद में राष्ट्रकूट की एक जो राजकुमारी होती है, शंखा नाम होता है उसका, उस शंखा से क्या करते हैं, ये
मैरिज कर लेते हैं। कौन? नरसिंह वर्मा थर्ड, सॉरी नंदी वर्मन, है ना। जो नंदी वर्मन थर्ड है वो क्या करते हैं, जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट की एक रानी होती है, सखा नहीं है, इसको शंका कर लेना ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई थी उस समय, है ना। तो ये शंका है, तो इस शंका से क्या करते हैं, ये राजकुमारी किसकी होती है, राष्ट्रकूट वंश की होती है। तो इनसे क्या होते हैं, इनके रिलेशन हो जाते हैं, मैट्रिमोनियल अलायंस बोल लीजिए, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बोल लीजिए, वैवाहिक संबंध बोल लीजिए। तो वो क्या होते हैं, जब इनके वैवाहिक संबंध हो जाएंगे तो इनको और शक्ति मिल गई, है ना। दो दो राज्यों मतलब दो दो वंश जो हैं वो पावरफुल हो गए, तो इनकी सामाजिक स्थिति में तो सुधार आता ही है, सैन्य व्यवस्था भी इनकी और अच्छी हो जाती है, तो इनको हेल्प मिल जाती है दूसरे राजवंशों को हराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस समय एक युद्ध होता है पुराम्बियम का, जो वो किसके मध्य होता है, पल्लव और पांडे। अब देखो पांडे भी अब लास्ट में जाकर जैसे ही इनकी स्थिति कमजोर हुई, पांड्यों ने भी आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका पल्लव वंश से वो खत्म होता है ना। अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, आपके जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये महेंद्र वर्मन के टाइम पर, उसके बाद में आते हैं नंदी वर्मन। तो वो क्या करते हैं, इनके जो शासन की जो सत्ता है उसको और बढ़ाते हैं, है ना। तो उस समय क्या होते हैं, ये पावरफुल होते हैं, लेकिन इनके बाद के जो शासक आते हैं वो इस सत्ता को नहीं संभाल पाते, है ना। उनके तो सारे जो